गुड मॉर्निंग एवरीवन। एज ए नर्सिंग एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने कंटिन्यूटी बना के रखी है, पीछे की क्लास में मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए थे और 25 क्वेश्चन मैं आपके आज की क्लास में कराऊंगा। तो चलिए हम ज़्यादा बात ना करके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये है। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इज, ऑप्शन ए है एडिपोज टिश्यूज, ऑप्शन बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी है पॉन्स और ऑप्शन डी है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा बच्चों, द राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है बच्चों? एक थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है। मैं आपको बता दूं कि हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होती है, और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है या फिर हम लोग बोलते हैं अदर जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं? वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं होते। तो हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वो स्पेशली हाइपोथैलेमस से सीक्रेट किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे ये है। पर्नीशियस एनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है विटामिन B1, ऑप्शन सी आपके सामने विटामिन B3 और ऑप्शन डी विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? पर्नीशियस एनीमिया इज अ डेफिशिएंसी ड्यू टू विटामिन B12। राइट आंसर इज डी। विटामिन B12 का नाम क्या है बच्चों? साइनोकोबालेमीन। और कौन सा प्रेजेंट होता है इसमें? कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट। याद रखना, ये क्वेश्चन भी बनता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। लोकेशन ऑफ एपिकल बीट ऑफ हार्ट। जो हार्ट की एपिकल बीट है उसकी लोकेशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने थर्ड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन बी है फिफ्थ राइट इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन सी है फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन डी है फोर्थ राइट इंटरकोस्टल स्पेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। ये जो हम लोग बात करते हैं रिब्स की, उस रिब्स में ये जो फिफ्थ 1 2 3 4 और ये जो पाँचवें नंबर का जो स्पेस होता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एपिकल पल्स को फील करते हैं। दैट इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट फ्रॉम। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट फ्रॉम मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? ऑप्शन ए है आपके सामने स्टमक, ऑप्शन बी है माउथ, ऑप्शन सी है इंटेस्टाइन और ऑप्शन डी है इसोफेगस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माउथ। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से शुरू हो जाता है, क्योंकि माउथ में क्या होता है? टाइलिन एंजाइम होता है, और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है वो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। मोस्ट फेवरेबल टाइम टू सर्जरी ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, पहली बात तो है क्या बच्चों? ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है लिप्स का और जो माउथ की पैलेट होती है उसका। ये एबनॉर्मली क्या होते हैं? फ्यूज नहीं हो पाते हैं इन एम्ब्रियोटिक एज, इसीलिए हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट इनको बोलते हैं। तो इनको डिलीवरी के बाद में कब हम इसकी सर्जरी कर सकते हैं उसका फेवरेबल टाइम पूछा गया है। ऑप्शन ए है 3 मंथ, ऑप्शन बी है 6 मंथ और ऑप्शन सी है 12 मंथ। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो फेवरेबल टाइम पूछा है। बाकी यहाँ पर आंसर्स मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 मंथ। इसमें देखो बच्चों, सर्जरी करी जाती है 3 महीने में, 6 महीने में और 12 महीने में। ये आपको ध्यान रखना, लेकिन तब 3 महीने वाली जो सर्जरी होगी वो मोस्ट फेवरेबल सर्जरी है इसकी। बाकी इसको हम लोग ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बच्चा बोलना सीखेगा उससे पहले हम लोगों को सर्जरी करवा लेनी है। लेकिन टाइम की अगर बात करें तो तीनों ऑप्शन इसमें राइट हैं, लेकिन अगर यहाँ पर राइट ऑप्शन में भी प्रायोरिटी देनी होगी तो ऑप्शन ए को देंगे, 3 मंथ। 3 महीने में सर्जरी कर सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड विच न्यूट्रिशन। तुरंत जो एनर्जी देने का काम करता है वो कौन सा न्यूट्रिशन है?
ऑप्शन ए है फैट, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है विटामिन। राइट आंसर क्या होगा बच्चा इसका? ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब बच्चों ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करती है? इंस्टेंट एनर्जी देती है। अगर मोर एनर्जी की बात करें कि ज़्यादा कौन देती है, तब आंसर क्या आता है बच्चों? फैट। फैट कितनी देती है? 9 किलो कैलोरी। और ग्लूकोज कितना देता है? 4 किलो कैलोरी। और प्रोटीन भी कितनी देती है? 4 किलो कैलोरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। RNTCP जो स्टैंड फॉर, RNTCP किसके लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन ए है रिवाइज नोबल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन बी है रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन सी है रिवाइज नेटवर्क ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन डी है रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल पॉलिसी। राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका? इसका राइट आंसर होगा रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। कब आया था? 1992 के अंदर आया था। RNTCP के नाम से जाना जाता है। और पॉलिसी कौन सी थी? डॉट्स पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी थी? डॉट्स पॉलिसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। वेट ऑफ ह्यूमन लीवर इज अबाउट, ह्यूमन के लीवर का वेट कितना होता है? ऑप्शन ए है 250 ग्राम, ऑप्शन बी है 1.5 kg, ऑप्शन सी है 2 kg, ऑप्शन डी है 3 kg। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1.5 kg। यहाँ पर लीवर को हम लोग क्या कहते हैं? किचन ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। लार्जेस्ट क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और कितने लोब होते हैं यहाँ पर? इसमें 4 लोब होते हैं। 2 इज एंटीरियर, 2 इज पोस्टीरियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। विच विटामिन गिवन विद आयरन फॉर एब्जॉर्प्शन, आयरन के साथ में कौन सा विटामिन दिया जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए आयरन के? ऑप्शन ए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन सी। ये याद रखना है हम लोगों को, विटामिन सी देना है। जैसे कि लेमन हो गया, लेमन विटामिन सी है, स्पेशली ध्यान रखना हम लोगों को, लेमन हमें दोनों का। या फिर हम लोग बोलें सिट्रस, जो भी फ्रूट्स होते हैं वो सारे विटामिन सी के होते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, आयरन जब हमें देना है, अगर बच्चा है तो हमें स्ट्रॉ से देना है। और कब देना है? नाइट को देना है। और कभी भी मिल्क नहीं देना है। मिल्क के साथ में कभी भी आयरन को नहीं देना है। मिल्क के साथ में कभी भी नहीं देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट इज, हार्ट की ब्लड सप्लाई कौन सी है? मतलब कौन हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है? ऑप्शन ए है अओर्टा, ऑप्शन बी है कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन सी है कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन डी है नन। राइट आंसर इज कोरोनरी आर्टरी। देखिए बच्चों, ये तो होगी सप्लाई। अगर मैं यहाँ ड्रेनेज की बात करता हूँ कि वो ड्रेन कैसे होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? कोरोनरी साइनसेस होते हैं। कोरोनरी साइनसेस होते हैं जो सीधे कहाँ जाके ड्रेन होते हैं? राइट एट्रियम में ड्रेन होते हैं। और यूनिवर्सल रिसेप्टर भी इसे बोलते हैं, जो ब्लड, सारा बॉडी का ब्लड जो है वो राइट एट्रियम ही रिसीव करता है फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा टू इन्फीरियर वेना केवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है? हार्ट है, ऑप्शन ए, बी है ब्रेन, सी है सेल और डी है किडनी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेल। सेल इज अ फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। टेकीकार्डिया रेफर्स टू, टेकीकार्डिया किसको कहते हैं हम लोग? ऑप्शन ए है डिक्रीज ऑफ हार्ट रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी है इंक्रीज हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी है बोथ आर रॉन्ग और ऑप्शन डी है हार्ट रेट इज लेस देन 100 बीट पर मिनट। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? टेकीकार्डिया रेफर्स टू मोर देन 100 बीट पर मिनट। और ब्रेडीकार्डिया की बात करूं यहां पर, तो लेस देन, यहां ध्यान रखना, लेस देन 60 बीट पर मिनट। ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पोस्टपार्टम हेमरेज रेफर्स टू ब्लड लॉस मोर देन, पोस्टपार्टम हेमरेज किसको कहेंगे? कितना ब्लड लॉस हो जाए? ऑप्शन ए है 300 ml, ऑप्शन बी है 1000 ml, ऑप्शन सी है 500 ml और ऑप्शन डी है 100 ml। चलिए बच्चों, राइट आंसर क्या है बच्चों इसका? ऑप्शन सी 500 ml। 500 ml से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो जाता है उसको हम पीपीएच बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। कितनी देर में?
एक दिन में 24 आवर में 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी पीपीएच होता है और सेकेंडरी पीपीएच होता है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हो गया वो प्राइमरी पीपीएच है और 24 घंटे के बाद में हुआ वो क्या है, सेकेंडरी पीपीएच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने ये बच्चों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, बी है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सी है हाइपोथैलेमस और डी है थैलेमस। राइट आंसर क्या है बच्चों इसका? राइट आंसर इज बी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे कि 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कितने हार्मोन होते हैं बच्चों? 2 हार्मोन। कौन कौन से? एक तो ये ऑक्सीटोसिन जो होता है जिसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, और दूसरा हार्मोन कौन सा होता है? एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। याद रखना है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर इन यूरिन करता है, एडीएच हार्मोन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन डी एसीटीएच। द राइट आंसर इज बच्चों, मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा कहलाता है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन आल्सो नोन एज मिल्क इजेक्शन। इजेक्ट करवाने वाला हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन है। मैं आपको इसकी फिजियोलॉजी बता देता हूँ कि मदर जब भी ब्रेस्ट फीड करवाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, इसमें बच्चे का जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो रिफ्लेक्स क्या होगा? बच्चा जब ब्रेस्ट को सक करेगा तो मदर में ऑक्सीटोसिन बनेगा, और जब ऑक्सीटोसिन बनेगा तो वो इजेक्ट करने में हेल्प करेगा, और फिर जब ये ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो प्रोलैक्टिन भी क्या होगा? स्टिमुलेट होगा और मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प, मिल्क फॉर्मेशन करेगा, और ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? उसकी हेल्प करेगा फॉर्मेशन होने में। चलिए तो मिल्क फॉर्मेशन का अगर आया क्वेश्चन तो आ जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन, और इजेक्शन का आएगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मोस्ट फेवरेबल पेल्विस फॉर द सेफ डिलीवरी। सेफ डिलीवरी में, क्योंकि बच्चों जब भी हम एएनसी करते हैं, एएनसी एंटीनेटल केयर जब भी करते हैं, हम एंटीनेटल विजिट करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन या फिर एक इंपॉर्टेंट मेजरमेंट होता है पेल्विस का। अगर पेल्विस इनमें से अगर पेल्विस पेल्टिप्लॉइड है, एंथ्रोपॉइड है, एंड्रॉइड है, ऐसे पेल्विस है तो वो पेल्विस सेफ नहीं होते हैं डिलीवरी के लिए। तो मोस्टली आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए गायनेकोइड पेल्विस होता है, 50% प्रेजेंट होता है फीमेल्स में, और लिस्ट प्रेजेंट होता है पेलेटोपेलोइड। चलिए हार्ट शेप का होता है एंड्रॉइड, और ओवल शेप का होता है एंथ्रोपॉइड। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट आफ्टर डिलीवरी विद इन, ऑप्शन ए है 1.5 आवर, आधा घंटे में, और ऑप्शन बी है आपके सामने 1 आवर, ऑप्शन सी है एज अर्ली एज, और ऑप्शन डी है 2 आवर। इसका राइट आंसर बताइएगा बच्चों। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बच्चों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये ब्रेस्ट फीडिंग का। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, ऑप्शन ए है IgA, ऑप्शन बी है IgM, ऑप्शन सी है IgD, और ऑप्शन डी है IgG। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया है, IgG जो होती है, IgG तो क्या होती है? प्लासेंटा से क्रॉस करके जाती है, तो ये तो नेचुरल इम्यूनिटी हो गई उसकी। और ये क्या होता है? IgA जो होता है बच्चों, IgA क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है। किससे मिलती है? ब्रेस्ट मिल्क से, जो हमारी सलाइवा में भी प्रेजेंट होती है। तो पूछ लिया जाए सलाइवा में कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो ये IgA ही होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, BFHI स्टैंड फॉर, BFHI क्या है? ऑप्शन ए है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिस इनिशियल, ऑप्शन बी है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ऑप्शन सी है बेबी फ्रेंडली हाउस इनिशिएटिव, और ऑप्शन डी है बेबी फ्रेंडली होम इनिशिएटिव। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। WHO ने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए BFHI ऑर्गेनाइज किया है, जो रूमिंग करवाने में हेल्प करता है, और टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बताई जाती है इन अ रूमिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 45। CCT रेफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ विच स्टेज ऑफ लेबर। यहाँ पहले मैं आपको बता देता हूँ CCT क्या है बच्चों, आप जान लो, कभी पूछा जाए तो। यहाँ होता है कंट्रोल
कोड ट्रैक्शन, कंट्रोल कोड ट्रैक्शन। और हमेशा कंट्रोल कोड ट्रैक्शन कौन से स्टेज में देखा जाता है? थर्ड स्टेज में। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। जब भी बेबी डिलीवर हो जाता है, डिलीवर होने के बाद में हमें कंट्रोल कोड ट्रैक्शन करना पड़ता है फॉर द रिमूवल ऑफ प्लासेंटा। हम वेट करते हैं कि भाई प्लासेंटा आया नहीं है, पहले हम चेक करते हैं कि भाई सेकंड बेबी तो नहीं है ना, फिर अपन क्या करते हैं? कंट्रोल कोड ट्रैक्शन करते हैं। एक हाथ से अपन क्या करते हैं? कोड को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से हम पुश अपवर्ड टू एब्डोमेन करते हैं। तो जो पुश अपवर्ड करते हैं वो कंट्रोल कोड ट्रैक्शन है, वो ट्रैक्शन करते हैं। और दो साइन होते हैं यहाँ पर प्लासेंटा रिमूवल के। प्लासेंटा जब रिमूव होता है तो दो साइन होते हैं, एक तो कोड की लंबाई बढ़ जाएगी, लेंथनिंग ऑफ कोड, जहाँ से हमने काटा था ना वहाँ से कोड अब लंबा आने लग जाएगा बाहर। और दूसरी बात क्या होगी यहाँ पर बच्चों? दूसरी बात होगी कि जो सडन गश ऑफ ब्लड आएगा, मतलब एक बहुत सारा ब्लड एक साथ आएगा, वो जब एक साथ आता है, ये दो साइन बता देता हूँ मैं आपको। एक तो लेंथनिंग ऑफ कोड, ठीक है, और दूसरा क्या होगा बच्चों यहाँ पर? फर्स्ट तो है बच्चों लेंथनिंग ऑफ कोड और दूसरा है सडन गश ऑफ ब्लड, सडन गश ऑफ ब्लड। ये साइन है प्लासेंटा के बाहर आने के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 है एनएसवी जो स्टैंड्स फॉर। एनएसवी क्या है? ऑप्शन ए है नेशनल सर्विस वैरायटी है, ऑप्शन बी है नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी है, ऑप्शन सी है नॉन सर्विस वास है, या फिर ऑप्शन डी है नॉन स्काल्पल वेसल्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। आपको बताते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होता है? दो चीज़ें होती है ना, एक तो टेम्परेरी मेथड होते हैं और एक परमानेंट मेथड होते हैं। तो टेम्परेरी तो बहुत सारे हैं, हार्मोनल मेथड हैं, कैलेंडर मेथड है, उसमें भी नेचुरल आ जाता है। मैं बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपको जब क्लास लूँगा कॉन्ट्रासेप्शन की तो आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं इसके बारे में। चलिए बच्चों, और जो परमानेंट मेथड होता है ना बच्चों, उसमें दो मेथड होते हैं, एक तो ट्यूबेक्टोमी होता है और एक वेसेक्टोमी होता है। तो बच्चों ये जो वेसेक्टोमी है ना, पहले जर्नल वेसेक्टोमी करवाई जाती थी, आजकल नॉन स्काल्पल मतलब बिना चीर फाड़ के वेसेक्टोमी करवाई जाती है, वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी फॉर द मेल्स है और ट्यूबेक्टोमी फॉर द फीमेल्स है। चलिए बच्चों, और ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शंस के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है बच्चों, लेंथ ऑफ यूट्राइन ट्यूब इज अबाउट। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर। यूट्राइन ट्यूब इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 48। एज ऑफ मेनार्की इन गर्ल्स इज। क्या है बच्चों एज मेनार्की की? पहले मैं आपको बताता हूँ मेनार्की का मतलब क्या है। मेनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ये आपको याद रखना है। अगर हम इंडियंस की बात करते हैं बच्चों, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, एक एवरेज एज लेते हैं हम लोग इसकी 13 साल। इस 13 साल में क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आता है, मतलब ओवुलेशन होना शुरू हो जाता है उसके पहली बार। उसमें वो तीनों फेजेस जो हैं, प्रोलिफरेटिव फेज है, सिक्रेटरी फेज है और उसके बाद में ब्लीडिंग फेज है, वो आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये एक साथ नहीं आती कि भाई एक साथ ब्लीडिंग हो गई, ये रुक रुक के स्टार्ट जैसे होता है, स्टार्टिंग को ही हम मेनार्की बोल देते हैं कि स्टार्ट हो चुका है, अब इसमें मैच्योरेशन होना फॉलिकल्स का। चलिए, और दूसरी टर्म में ये बताता हूँ मेनोपोज आपको। मेनोपोज का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप हो जाना। अब वो स्टेजेस जो है प्रोलिफेरेटिव, सेक्रेटरी, वो फेजेस एक वुमन में नहीं आएगी और बोन की डेंसिटी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। इससे बहुत सारे साइन है, जैसे कि फ्लशिंग होना, इरिटेटिंग होना, डिजीनेसेस आना, वीकनेसेस आना, बोन की डेंसिटी को कम हो जाना, ये सारे साइंस हैं। चलिए, और आपको आगे की क्लासेस में बताएंगे हम, पर आपको ध्यान रखना है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका होस्ट और आपका दोस्त आमिर खान। एज अ टीचर, एज अ ट्यूटर मैं आपको बहुत सारे कंटेंट्स देता रहूँगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर 13 ईयर हो गया।
चलिए हम लोग 49 को देखते हैं बच्चों। 49 क्वेश्चन नंबर, रिप्रोडक्टिव एज इज अबाउट, ऑप्शन ए 13 to 30 ईयर, ऑप्शन बी 12 to 20 ईयर, ऑप्शन सी इज 18 to 45 ईयर और ऑप्शन डी इज 30 to 60 ईयर। तो राइट आंसर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम के प्रीवियस एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है और इस क्वेश्चन को इसीलिए डाला गया है ताकि आपको पता चले कि रिप्रोडक्टिव एज क्या है। जैसे मेनार की एज बताई, वैसे रिप्रोडक्टिव एज है, एडोलसेंट एज है, वैसे क्या है, एक रिप्रोडक्टिव एज है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 18 से 45 साल। कंसीव करने की एज है ये कौन सी एज है बच्चों, कंसीव करने की। इसको हम प्रेग्नेंट जब वुमन होती है तो ये एक बेसिक एज है कि भाई 18 से 45 साल तक वो वुमन जो है रिप्रोडक्टिव एज में रहती है, क्योंकि फिर मेनोपॉज शुरू हो जाता है और मेनार की जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाती है 18 ईयर्स में। चलिए आज का आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। क्वेश्चन नंबर 50 है, एपिजियोटोमी रेफर्स टू। एपिजियोटोमी क्या है बच्चों? ऑप्शन ए है इंसिजन ऑन वेजाइनल वॉल है, ऑप्शन बी है इंसिजन ऑन यूटेरस है, ऑप्शन सी है इंसिजन ऑन पेरिनियम है और ऑप्शन डी है इंसिजन ऑन वल्वा है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका? इंसिजन ऑन पेरिनियम। जो पेरिनियम होता है एक ट्रायंगुलर शेप का, इस तरीके का, द डिस्टेंस बिटवीन द एनाल कैनाल एंड वेजाइना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिनियम बोलते हैं। और इस पेरिनियम पर जब इंसिजन लगेगा, मैं जैसे आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जो एपिजियोटोमी के टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं? एपिजियोटोमी बच्चों, जैसे मोस्ट तो क्या करते हैं हम लोग? मीडियो लैटरल करते हैं। कौन सी करते हैं? मीडियो लैटरल करते हैं, लेकिन इसके पार्ट मीडिया भी होता है, मीडियम लैटरल भी करते हैं इसको, थर्ड हो गया, और फोर्थ हो गया जे शेप में भी करते हैं इसको। तो मोस्टली तो मीडियो लैटरल ही करी जाती है। और कब करी जाती है बच्चों? ये हम लोग उस मदर में करते हैं जिसका बेबी लार्ज इन साइज़ है या फिर पोस्ट मैच्योर है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ये लार्ज इन साइज़ है, हेवी वेट बेबी है, उस बेबी में हम लोग क्या करते हैं? एपिजियोटोमी करते हैं। या फिर डिलीवरी में डिस्टोटिक है, डिस्टोसिया हो रहा है, डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग एपिजियोटोमी करते हैं, इंसिजन ऑन पेरिनियम लगाते हैं और इसको रिपेयर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा हम लोग कर देते हैं। 2% जाइलोकेन जेली काम में ले जाती है बिफोर इंसिजन ऑन पेरिनियम। चलिए बच्चों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए दिया है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।